सफ़र मन मानूर अहमद किस्त नंबर 14। शनाया ने अगले चंद दिनों में नमाज पक्की कर ली थी। उसने एक नए सफ़र का आगाज़ किया था, वो भी सिर्फ अल्लाह के भरोसे से। और अल्लाह के भरोसे से चलने वाले मंजिल पा ही लेते हैं। इस सफ़र में उसके साथ बाक़र ज़मान की यादें, हिजर का दुख था, लेकिन अब वो अपने हर गम दूर करने का इलाज जाए नमाज पर ढूंढती थी। जब भी उसका दर्द हद से बढ़ता था तो वो अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाती और खामोश आंसू बहाती थी। उस दिन वो असर की नमाज पढ़कर कमरे से निकली तो देखा लाउंज में उसकी माँ सलीना जहांगीर दाखिल हो रही थी। एक अजीब सा खुशी का एहसास हुआ था शनाया को, और माँ को देखकर ये एहसास पहली बार हुआ था उसे। वो तेजी से सीढ़ियाँ उतरी और लाउंज में माँ के आके गले लगी थी। वो चंद लम्हों के लिए हैरान हुई और फिर खुश होकर उसकी पुश्त सहलाने लगी थी। सलीना ये बात ज़्यादा देर छुपा नहीं सकी थी, और उसने अगली रात को हर सारी बात लशारी साहब को बता दी थी। और सारी सूरत हाल से आगाह होकर वो पुरसोच अंदाज में खामोश हो गए थे। मगर वो ज़्यादा देर खामोश रहने वाले हरगिज़ नहीं थे। गुलजार अहमद ने जब से बीबी जी को इनकार किया था, वो बेसुकून हो गया था। इससे पहले कोई भी फैसला उसने बीबी जी के मशवरे या सलाह के बगैर कभी नहीं किया था, और कभी यूँ साफ इनकार भी नहीं किया था। अब अचानक उनके मशवरे, राय के बगैर चलना, और ख़ास तौर पर इनका दिल दुखाकर नाराज़ करके, ये सब आसान नहीं था। इसलिए चंद दिन बेचैनी में गुज़ारने के बाद उसने दोबारा बेबुजी से मिलने का फ़ैसला किया था, और अपने फ़ैसले पर अमल करते हुए वो बेबुजी के पास आन पहुँचा था। बेबुजी, मैं समझता हूँ आपकी बातों का मतलब, आप गलत नहीं हो, पर मुझे भी तो समझने की कोशिश ना। एक नवा झंझट गले में पड़ जाएगा। कल को अगर आयशा ससुराल वालों की बातों में आ गई और आखिर ज़मीन का हिस्सा माँग। सलीना ये बात ज़्यादा देर छुपा नहीं सकी थी, और उसने अगली रात को हर सारी बात लशारी साहब को बता दी थी। और सारी सूरत हाल से आगाह होकर वो पुरसोच अंदाज में खामोश हो गए थे। मगर वो ज़्यादा देर खामोश रहने वाले हरगिज़ नहीं थे। गुलजार अहमद ने जब से बीबी जी को इनकार किया था, वो बेसुकून हो गया था। इससे पहले कोई भी फैसला उसने बीबी जी के मशवरे या सलाह के बगैर कभी नहीं किया था, और कभी यूँ साफ इनकार भी नहीं किया था। अब अचानक उनके मशवरे, राय के बगैर चलना, और ख़ास तौर पर इनका दिल दुखाकर नाराज़ करके, ये सब आसान नहीं था। इसलिए चंद दिन बेचैनी में गुज़ारने के बाद उसने दोबारा बेबुजी से मिलने का फ़ैसला किया था, और अपने फ़ैसले पर अमल करते हुए वो बेबुजी के पास आन पहुँचा था। बेबुजी, मैं समझता हूँ आपकी बातों का मतलब, आप गलत नहीं हो, पर मुझे भी तो समझने की कोशिश ना। एक नवा झंझट गले में पड़ जाएगा। कल को अगर आयशा ससुराल वालों की बातों में आ गई और आखिर ज़मीन का हिस्सा माँग। नहीं माँगेगी, इस बात का मैं वादा करता हूँ। इस बात पर दोनों ने पलटकर सीढ़ियों की तरफ देखा जहाँ हैरान बाकर सामान खड़ा था। उसकी यूं अचानक आमद बिल्कुल गैर मुतवक्के थी। किसी को अंदाजा नहीं था। उसे देखते ही गुलजार अहमद निगाहें फेर गया। कुछ तो वो शर्मिंदा भी था कि सुहेब ने उस पर कातलाना हमला करवाया था, और खफा भी कि उसने आयशा से रिश्ता तोड़ लिया था, और वो मुश्किल में फंस गया था आयशा की शादी को लेकर। तो अब कहिए, क्या फैसला है आपका? वो चलता हुआ आगे आया। वो छत पर खड़े थे। दिसंबर के वस्त की धूप थी, सर्द सी। इस ठंड में गुलजार अहमद की बात बाकर जमान और बीबू जी को सुलगा गई थी। दोनों ने खून में दोनों के खून में एक पुरहिद्दत लहर ने सरायत की थी। तेरा कोई लेना देना नहीं उसकी जिंदगी से। मजाक बन के रख दिया है तूने। इतना अरसा वो तेरे नाम के साथ बंधी रही और तूने तमाशा बना लिया। रोज रोज के तमाशे से ही बचाना चाहता हूँ। दुश्मन नहीं हूँ उसका। लहजा मजबूत था, पर अंदर कहीं कसक जरूर थी। एक अरसा वो उसके नाम के साथ जुड़ी रही थी। अगर वो जहीर को पसंद ना करती होती तो वो यकीनन उससे शादी कर लेता। अब जब वो सारी हकीकत से आगाह हो चुका था तो अपने साथ वो उसे किसी दूसरे रिश्ते में बांध नहीं सकता था। बड़ी फिक्र है ना तुझे उसकी, तो खुद निकाह कर ले। बात घर की घर में ही रह जाएगी, और ज़मीन भी घर में ही रह जाएगी। कोई नवा झंझट भी नहीं पड़ेगा। इस बात पर बाकर जमान ने बेबूजी की तरफ देखा, जो गुलजार अहमद की बातें बड़ी दिलजमी और दुखे दिल से सुन रही थी। आंखों से दर्द आया था। जब बाकर कह रहा है कि वो हिस्सा नहीं मांगेगी तो फिक्र किस बात की?
ना हो परेशान गुलजार अहमद। बीबू जी ने कदरे मायने खेज अंदाज में दबा कर नाम लिया और पलटकर चारपाई पर बैठ गई। उसे गुलजार अहमद की बातों से तकलीफ पहुंची थी। बाप के मकाम से हटकर महज जागीरदार रह गया था वो, जैसे बेटी की खुशहाल जिंदगी की नहीं, जमीन की फिक्र थी। इस बात की गारंटी तो कोई नहीं ना। गारंटी दे रहा हूं मैं, बेफिक्र होकर जाएं आप। बाकर जबान ने रसान से तसल्ली दी। गुलजार अहमद अगले चंद लम्हों बाद खामोशी से नीचे चला गया। बाकर जबान कुर्सी आगे खींच कर बैठ गया। बीबू जी के हाथ पर तसल्ली भरा हाथ रखा। वो एक हाथ से मुसलसल पेशानी को दबा रही थी। बाकर जमान को उनकी तकलीफ का अंदाजा था। अगले ही पल बीबू जी ने सर उठाया, बाकर जमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर नफी में सर हिलाने लगी। बाकर जमान को वो मुस्कुराहट मुस्कुराहट नहीं लगी, किसी दुख को छुपाने का लिबादा लगी थी। उसका दिल कट गया। उसने बीबू जी का हाथ मजबूती से थाम लिया। तभी वो गोया हुई। अच्छा लगा है मुझको, तो आयशा की खुशी के लिए लड़ रहा है। अच्छा है। खुशी की इंतहा भी एक नए दिन को जन्म देती है। ये खुशियां भी तो आंसू देकर गुजर जाती हैं बीबू जी। बीबू जी ने मुस्कुराकर उसकी गाल को थपका। बाकर जमान ने वो हाथ थाम लिया और निगाहें झुका गया। और बीबू जी गहरी सांस भरकर रह गई थी। कैसे बताते, खुशियों की उम्र थोड़ी होती है। तो तुम फैसला कर चुकी हो? दो टोक पूछा। जी। निगाहें झुकाए पहली बार था जो शनाया जहां की लशारी से निगाहें झुकाए बात कर रही थी, और वो भी बेहद मुख्तसर। इस फैसले की वजह जानना चाहता हूँ मैं। बताओ मुझे। बाकर जमान ने तो कुछ नहीं बताया। क्या मतलब? आप मिले उससे? लफ्ज़ बिखर कर ज़ुबान से निकले थे। वो बेख्तियार खड़ी हो गई। पहले तो सोफे पर बैठी हाथ मसल रही थी। हाँ, गया था मिलने, पर वो मिला नहीं। गाँव गया हुआ था। फ़ोन पर बात हुई है मेरी। वो तो कहता है मैंने कुछ नहीं कहा। वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है। आना चाहे तो मेरे घर के दरवाजे अब भी खुले हैं। ठीक कहा है उसने। वो कदरे मुस्कुराई और मज़ीद कहा, मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, और मैं अपनी मर्ज़ी से ही। उसने आगे बोलना चाहा था। वही तो पूछ रहे हैं हम सब। जब अपनी पसंद से अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, तो अब वापसी की क्या वजह है? ऐसा क्या हो गया है जो तुम तलाक लेने पर तुल गई हो? माँ के कहे लफ्ज़ तलाक पर शनाया की आंखें हैरत से फैली और बेयकीनी के समंदर में वो गर्क हो गई। पल में। मुझे मुझे तलाक नहीं चाहिए। उसने बमुश्किल मगर साफ इनकार किया। क्या पागल हो गई हो तुम? वापस भी नहीं जाना, तलाक भी नहीं लेनी, ये कोई खेल है क्या? माँ ने एक पल में सवालों की बौछार कर दी थी। वो जवाबन कुछ नहीं बोल सकी। निचला लब दांतों तले दबा लिया, सख्ती से। कोई एक फैसला करो शनाया, या तो जाओ वापस या फिर अपने इस रिश्ते को ख़त्म करो और नई ज़िंदगी शुरू करने का सोचो। लेकिन एक बात याद रखना, बाकर ज़मान से अलग होकर मेरा बहुत नुकसान करोगी तुम। साख खराब होगी मेरी, मेरा बिजनेस। देखो मेरे बच्चे, ऐसी ज़िंदगी तो नहीं ना गुजरती। तुम इस रिश्ते की कैद में रहना चाहती हो और उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसके नाम के साथ जुड़े रहना चाहती हो। ऐसा तो नहीं होता ना? माँ ने दरमियान में मुदाखलत करके निशारी साहब की बातों की तलखी के असर को नरमी से ज़ाहिर करना चाहा। वो तो बिजनेस का रोना फिर से रोने लगी थी, और इस वक्त बिजनेस के बजाय उनको अपनी बेटी की ज़िंदगी का सोचना चाहिए था। इसलिए माँ ने मुदाखलत की थी। शनाया अजीब कश्मकश में खड़ी थी, बेबसी की आखिरी हद पे। क्या बताती? क्यों वापस जाने से इनकार कर रही थी? वहाँ कोई उसका मुंतज़िर नहीं था। किसी की ज़िंदगी में उसकी जगह नहीं थी। वो सबके लिए अज़ाब और नुकसान की वजह बन रही थी। और बाकी ज़मान, उसने तो कभी उसे अपनाया ही नहीं था। दुल्हन का जोड़ा उतरवा दिया था धोखे से उतरवा दिया था, और नशा देकर धोखे से हवेली भिजवा दिया था, और कभी पलट कर खबर तक नहीं ली थी। इस सब के बावजूद वो उसकी कैद में रहना चाहती थी। खुद साख्ता कैद चुन रही थी। खुद को नाकर्दा गुनाह की सजा दे रही थी। पल पल की अजियत को अपना मुकद्दर बना रही थी। उसकी आंखों में बेख्तियार नमी उतरी। सारा मंजर धुंधला हो गया। उसने सख्ती से हाथ मारकर आंखों को रगड़ा। सामने का मंजर साफ हुआ तो उसने देखा। सब उसके बोलने के मुंतज़िर खड़े थे। उसे लगा कि कोई अदालत लगी है और वो कटहरे में खड़ी है, पर उसे अपना जुर्म दिखाई नहीं दे रहा था। शायद मोहब्बत ही उसका जुर्म ठहरा था। उसने एक लंबी सांस खींची।
उसे अपने अंदर दर्द महसूस हुआ। वो समझ ना सकी कि कहाँ से दर्द की लहर उठी थी। उसके अंदर चीखती आहों, सिसकियों की आवाज़ कोई सुन नहीं पा रहा था। मुझे कुछ वक़्त चाहिए, सोचने के लिए। उसने मुश्किल से लबों को जुम्बिश दी थी। ये सुनकर लशारी साहब और हमाद एक ज़ूमानी निगाह शनाया पर डालकर चले गए थे और वो वहीं सोफे पर ढह सी गई थी। लशारी साहब के जाने की देर थी। शनाया अपनी जगह से उठी और माँ के सामने ज़मीन पर बैठ गई। उनके दोनों हाथ थाम लिए। माँ की तो होश ही उड़ गई उसे यूँ देखकर। वो कुछ कह नहीं सकी, बस एकटक शनाया को देखे गई, यूं जैसे जीत कर हारी थी कि अंदर से अनाथ तकब्बुर का पौधा ऐसा जला था कि उसकी राख तक सफाई हस्ती से मिट गई थी। मैं तलाक नहीं देना चाहती, आप डैड को समझाएं। वो गिड़गिड़ाई थी। शनाया, मुझे कुछ समझ आए तो तुम्हारे डैड को समझाऊंगी ना। तुम क्या कह रही हो, क्या चाहती हो? बाकर सामान के साथ भी नहीं रहना, तलाक भी नहीं, मतलब क्या? माँ बुरी तरह उलझी थी। बाकर सान बाकर से मिलने भी नहीं दे रही हो। कम से कम मसले का पता तो चलता। वो बुरी तरह झुंझलाई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके। शनाया को ज़मीन से उठाकर सोफे पर अपने पास बिठा लिया और उसकी तरफ नरमी से मुतवज्जो हुई। मसला कोई है नहीं माँ। घुटी-घुटी सी आवाज़ हलक से निकली थी, भराई हुई। समझ नहीं, ये तजुर्बा था जिससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। अंदाज़ ज़ुमाइनी था। कुछ तजुर्बे पछतावे बन जाते हैं और उनकी आग उम्र भर रूह को जलाती रहती है। माँ ने समझाने की एक और सही की। ये पछतावा तो बहुत खूबसूरत है माम। इसकी आग में तो मैं जलना चाहूंगी। उदास सा तबस्सुम उसके लबों पर फैला था। सर्दी के बावजूद उसके होंठों पर खुश्की की तह जमी हुई थी। ये किस राह पर निकल पड़ी हो शनाया? वो हैरान थी। उसने शनाया का हाथ थामा, जो ठंडा ठार था। हल्की नमी थी। अभी वाज़ेह रास्ता नज़र नहीं आया, बस अंधेरे में एक रोशनी की लकीर दिखाई दी है। इस लकीर के पीछे-पीछे चल पड़ी हूँ। आप दुआ करें, मैं अंधेरों में भटकने से बच जाऊँ। लहजे में बेबसी इल्तिजा थी। उसकी बातें सुनकर माँ भी कुछ नहीं बोल सकी। लाजवाब सी हो गई थी। बस उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और अपने सीने से लगा लिया। शनाया की आंखें बहने को थी। उसने पहली बार माँ की ममता को पूरी शिद्दत से महसूस किया था और उसकी रूह की तशवीह हुई थी। गुलजार अहमद नहीं था, मगर इसकी बातों की गूंज इन दोनों के ज़हनों में हनूज़ जारी थी। उसके खामोश ज़हनों में इर्ताश बखेर रहे थे। दोनों के दरमियान खामोशी छाई हुई थी। सन्नाटा था, जैसे अल्फाज ही खत्म होकर रह गए थे। या बेमायनी। क्या सोच रही हैं बीबू जी? बाकर ज़मान की आवाज़ ने कमरे के सन्नाटे को तोड़ा था। आयशा के बारे में सोच रही हूँ। जब उसको पता चलेगा कि उसका बाप इस वास्ते उसका ब्याह नहीं कर रहा कि कहीं ज़मीन ना देनी पड़ जाए। क्या सोचेगी वो? अपने बाप के लिए उसके दिल में क्या मकाम रह जाएगा? जो आपने सोचा था वही वो भी सोचेगी। बाकर ज़मान ने जवाबन कहा तो बीबी जी कुछ बेआराम सी हो गई। वो नहीं चाहती थी कोई उनके माज़ी को छेड़े, ज़ख्म कुरेदे। जा, जाके सो जा, बड़ी रात हो गई है। और एक बात, यही हवेली में ही सो जाना, बाहर ना मुँह उठा के चल पड़ना, यहाँ कोई नहीं खाएगा तुमको। बीबू जी ने दानिस्ता तौर पर गुफ्तगू का रुख बदला। वो जब बात नहीं करना चाहती होती थी तो ऐसे ही मौजू बदल दिया करती थी। बाकर ज़मान अच्छी तरह से वाकिफ था। वो कदरे मुस्कुराया और आगे बढ़कर उनके पास बैठ गया और फिर मुखातिब हुआ। अच्छा, नहीं पूछता कुछ भी। मैं खुश हूँ। आपने बात की चाचा जी से? 2 दिन सोचती रही हूँ, फिर जाके इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि आयशा को अब दूसरी बीबू जी नहीं बनने देना। वो रवानी में बोलने लगी थी। जिंदगी को बड़ा करीब से देखा है मैंने। मुश्किलात को झेला है। वो वक्त भी जिया है जब अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता था। कोई आवाज़ भी रोशनी की किरण साबित नहीं होती थी। खानम आफताब से बीबू जी का सफ़र कांटों का सफ़र था, जो ज़ख्मी लहूलुहान तलियों से किया मैंने। इस राह की मुसाफिर किसी और को नहीं करने दूंगी। बाकर ज़मान इनकी बातें गौर से सुन रहा था, हमेशा की तरह, कि अचानक उनका ज़हन कहीं और उलझा। ज़हन पर कुछ क्लिक हुआ था। तो उसने घर में किसी को नहीं बताया कि मैंने उससे कैसे हवेली भेजा था?
हैरत है, क्या सोचने लगा है? इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, उसका फ़ोन थरथराया। वो फ़ोन की तरफ मुतवज्जो हुआ। हेलो के बाद कुछ नहीं बोला, बस सुनता रहा और फिर कॉल डिस्कनेक्ट करके कुछ उजलत में जाने लगा। क्या हुआ? सब खैरियत है ना? चंद पल खामोश हुआ और फिर बोला, कुछ नहीं, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। जा कहाँ रहा है? वो फ़िक्रमंद थी। तशवीश बूढ़ी आँखों से झलक रही थी। यहीं हूँ, आया बस थोड़ी देर में। आप आराम करें। वो कहकर मुस्कुराता चला गया और बीबू जी कुछ परेशान सी सब खैरियत की दुआ करने लगी थी। कुछ तो था जो बाकर ज़मान बीबू जी से छुपा गया था। मोहब्बतें जब शुमार करना तो साजिशें भी शुमार करना। मेरे हिस्से में जो आई हैं अज़ियतें वो भी शुमार करना। 2 से 3 किलोमीटर का फासला तय करके गाड़ी खस्ताहाल सी जगह पर पहुंची। वो फसलों के दरमियान में एक मिट्टी से बना कच्चा कमरा था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। उससे आगे एक पीपल का बड़ा सा दरख्त था जिसके नीचे एक चारपाई पर ज़हेब नीम नीम बुत सा नीम बेसुध आड़ा तिरछा हुआ पड़ा था, अकेला। और कोई ज़ीरो वहाँ मौजूद नहीं था। मुरीद और गफूर ने उसे बड़ी मुश्किल से उठाकर गाड़ी में डाला। वो मुसलसल कुछ बड़बड़ा रहा था, मगर उसकी बातों की वजह से कुछ समझ नहीं आ रही थी। बाकर ज़मान ने बिना उसकी बातों की तरफ तवज्जो दिए गाड़ी हवेली की तरफ मोड़ दी थी। हवेली लाकर उसे उसके कमरे में ले गया और बिस्तर पर लिटा दिया था। थोड़ी देर में सब जमा हो गए थे। गुलजार अहमद का गुस्से से पारा हाई था। वो कुछ भी करने की हद पर था। उनका बस चलता तो वो सुहेब को गिरबान से पकड़ता और पीट डालता, हशर नशर कर देता। नफीसा रोने के करीब थी, मगर खामोश। अगर कुछ कहती या रोती तो गुलजार अहमद ने सारा गुस्सा उस पर निकाल देना था। तो वो अक्लमंदी का मुजाहरा किए चुपचाप बैठी थी। बेबूजी भी मुश्किल आई और ज़ुहैब की हालत देखकर परेशान हो गई। अगले ही लम्हे बाकर ज़मान उन्हें लेकर चला गया। वो समझ गई थी कुछ देर पहले आने वाला फ़ोन किधर से आया था और क्यों वो उजलत में चला गया था। वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए बताया नहीं था कि ज़ुहैब शराब पीकर हंगामा कर रहा है। वो बिना बताए ही उसे लेने निकल पड़ा था। ये वही ज़ुहैब था जिसने कुछ दिन पहले उस पर कातलाना हमला करवाया था। अपने अपने ज़र्फ़ की बात होती है और बाका ज़मान ने आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा किया था, अना को मात दी थी। शनाया से बात करने के बाद सलीना काफ़ी परेशान हो गई थी। वो शनाया की ज़हनी कैफ़ियत को समझने से कासिर थी, लेकिन एक बात वो अच्छी तरह समझ चुकी थी कि शनाया कोई राह चुन चुकी थी। उसका गरूर, अना, तकब्बुर ये सब मिलया मिट हो गया था। उसे ईशा की नमाज़ पढ़ते देखकर जहाँ वो खुश हुई थी, वहीं हैरान भी हुई थी और उसने यही फ़ैसला किया कि फ़िलहाल शनाया को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। उसे वक़्त देना चाहिए, फिर ही वो कोई बेहतर फ़ैसला कर सकेंगी। मगर जहांगीर लशारी को ये सब समझाना बहुत मुश्किल था। मगर सलीना को बेटी की बेहतरी के लिए ये सब मुमकिन करना था, हर हाल में। इसीलिए उसने रात को लशारी साहब से बात की थी। मैंने बात की थी शनाया से, मुझे लगता है वो कुछ कंफ्यूज सी है। हमें उसे कुछ वक्त देना चाहिए सोचने के लिए। सलीना ने कदरे नरमी से बात की थी। उसे डर था कहीं लशारी साहब आगे से भड़क ही ना जाए, क्योंकि उनका वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ यही था कि शनाया या तो वापस बाकर ज़मान के पास जाए या फिर तलाक लेकर लाइफ में मूव ऑन करे। वो ये भी नहीं चाहते थे कि ये बात घर से बाहर फैले और ये इशू मीडिया के हाथ लगे। ऐसा वो हरगिज़ नहीं चाहते थे। वक़्त? कितना वक़्त? आगे से दो टोक पूछा। वो नहीं बोली तो वो खुद ही गोया हुए। मैं कल बाकर ज़मान से मिलने का सोच रहा हूँ। इससे मिलकर ही बात क्लियर होगी। वो कोई आम बंदा नहीं, तुम जानती हो। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि इस रिश्ते की वजह से मेरे उससे ताल्लुकात ख़राब हों। मैं बिज़नेस में लॉस अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। लहज़ा मज़बूत था, इरादा पुख्ता लगता था। शनाया नहीं चाहती कोई बाकर ज़मान से मिले या उससे कोई बात करे। आप भी ना मिलें, कहीं मामला बिगड़ ही न जाए। बेहतर है उसे कुछ वक़्त दें। सलीना ने एक और सही की। पहली बात तो ये है कि ये मामला मीडिया तक ना पहुँचे। ख़्वाम-ख़्वाह स्कैंडल बना के रख देंगे। वो कुछ बिसार से बोले और किताब साइड टेबल पर रख के लेट गए। मज़ीद कहा,
اسے کہو جلدی کوئی فیصلہ کرے۔ سلینا نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے جتنا بھی وقت دیا جاتا، اسے فیصلہ باقر زمان کی بہتری دیکھ کر ہی کرنا تھا۔ وہ خود تو بگڑ سکتی تھی، مگر اس کی گھر ہستی نہیں بگڑ سکتی تھی۔ بیبو جی کو گلزار احمد کے اندر کی بات معلوم ہو گئی تھی کہ وہ زمین بچانے کے چکر میں عائشہ کی زندگی سے کھیل رہا تھا۔ بیبو جی نے مزید دو تین سوچ بچار کے بعد محمد علی کو بلوایا اور عائشہ کا رشتہ ظہیر سے طے کر دیا۔ ان کے دل میں یہی تھا کہ اگر گلزار احمد نے اعتراض کیا تو وہ ڈٹ جائیں گی کہ مجھے یہ رشتہ کرنا ہے، کوئی اس میں شامل ہو یا نہ۔ اور وہی ہوا تھا۔ جیسے ہی صہیب کو پتہ چلا تھا تو اس نے ہنگامہ مچا دیا تھا۔ کون ہوتا ہے وہ میری بہن کی زندگی کا فیصلہ کرنے والا؟ ہمت کیسے ہوئی اس کی؟ وہ ماں کے سامنے کھڑا گرج رہا تھا۔ یہ تو کہہ رہا ہے زہیب، تجھے ہے احساس اپنی ذمہ داریوں کا؟ تجھے پتا ہے کہ تیری ایک جوان بہن ہے؟ تجھے احساس ہوتا تو تو کبھی باقر زمان پر حملہ نہ کرواتا۔ شہر میں اس لڑکی سے بس کر دے امی، میں نے کوئی انہونا کام نہیں کر دیا۔ اس باقر نے کیا کیا؟ شادی کر لی۔ یہ نظر نہیں آیا کسی کو؟ اس کے معاملے میں سب آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ماں کی بات کو درمیان میں ہی ٹوک کر بولا تھا۔ اس کا غلط بھی صحیح اور میرا صحیح بھی غلط۔ میرے ساتھ ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے، لیکن اب نہیں، بس بہت ہو چکا۔ ہاتھ جھلا کر کہا۔ کیا کرے گا اب؟ جان سے مار دوں گا اس باکر کو۔ اس سے آگے وہ کچھ بول نہیں سکا۔ ماں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ غصے میں اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ ماں کا لحاظ کر گیا، ورنہ کچھ بھی کر گزرنے کی حد پہ تھا وہ۔ خبردار جو تو نے ایسا سوچا بھی، قاتل بننا ہے، کچھ ہوش کر۔ جس کو تو مارنے پر تلا ہے وہی رات کے اندھیرے میں تجھے اٹھا کے لایا تھا، ورنہ وہیں پڑا مر کھپ جاتا زہیب۔ جوان بہنوں کے بھائی ایسے رات کو شراب پی کے بے سدھ ہو کے گھر نہیں آتے۔ ماں نے اسے پیچھے کی طرف زور سے دھکا دیا تھا۔ اس کا لہجہ بھرا گیا تھا، آنکھوں میں غم ابھر آیا تھا۔ اس کا جوان بیٹا سیدھے راستے سے بھٹک چکا تھا اور وہ اسے اس کی حال پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ماں جو تھی، اولاد کے غم میں سلگنا ان کا مقدر تھا۔ نہیں چھوڑوں گا میں اسے، تڑک کر کہا۔ وہ کمرے سے نکل گیا اور نفیسہ وہیں سہیب سہیب پکارتی سر تھامے بیٹھتی چلی گئی۔ بیبو جی نے دروازہ دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر اندھیرا تھا، صرف روشن دان سے آتی مدھم سی لکیر کی مانند روشنی نے اسما کے سر کو روشن کر رکھا تھا۔ بیبو جی نے دیوار پر ہاتھ مارا، سوئچ دبایا اور کمرہ پل میں روشن ہو گیا تھا۔ تبھی اسما نے سر کو بازوؤں کے گھیرے میں چھپا لیا۔ وہ درمیان کا فاصلہ سمیٹ کر آئیں اور پلنگ پہ اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ چند پل اسما کو دیکھتی رہیں دکھ سے۔ اسما کی حالت بکھری ہوئی تھی، بے حال، بے ترتیب، روکھے بال اڑے ہوئے تھے، کپڑے بھی میلے تھے۔ بے اختیار ہاتھ بڑھا کر بیبو جی نے اس کے سر پر رکھا اور گویا ہوئی۔ خود کو کمرے میں بند کیے منہ چھپائے کیوں بیٹھی ہے؟ باہر نکل، دیکھ، سب کچھ ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا، کچھ نہیں بدلا اسما۔ لہجہ نرم تھا۔ اسما نے سر اٹھایا اور اشک بار آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ پچھلے چند دنوں سے اس نے ٹھیک سے نہ کھایا نہ پیا تھا، نہ آرام سے گہری نیند سوئی تھی۔ وہ ٹوٹی ہوئی، بے حال سی لگ رہی تھی، چہرہ بے رونق، ہونٹ خشک تھے جو شاید سسک رہے تھے۔ اس کا درد ایسا تھا جو کچھ سمجھ نہیں سکتا تھا، اور نہ کوئی ایسا لفظ تھا جو اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو ظاہر کر سکے، بیان کر سکے۔ سب کچھ بدل گیا ہے، چہرے، جذبات، حالات، تیور، کچھ بھی پہلے جیسے نہیں رہا بیبو جی۔ بھائی، اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ آواز شدت غم سے بھیگ گئی۔ بیبو جی نے تھرا دینے والی گہری سانس بھری اور اسپا کی طرف متوجہ ہوئی۔ باقر نے جو کچھ بھی کیا ہے تیرے بھلے کے واسطے کیا ہے۔ زہیب نے صرف اس کو مروانے کی کوشش کی ہوتی تو وہ کبھی بھی اس بات کی کسی کو بھنک نہ پڑنے دیتا۔ یہ راز ہمیشہ اس کے سینے میں دفن رہتا، بھول کے بھی وہ اس راز کو زبان تک نہ لاتا۔ پر یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ اس نے جان بوجھ کر سارا راز کھولا تاکہ تو جان سکے کہ زہیب تم سے مخلص نہیں، وہ تیری بے لوث محبت کے قابل نہیں۔ باقر تم کو ایک غلط انسان سے بچانا چاہتا تھا پتر۔
मुझे भाई से कोई शिकवा नहीं, शिकवा तो खुद से है। मैंने सुहेब के सिवा किसी के बारे में कुछ कभी सोचा नहीं, कोई और कभी दिखाई नहीं दिया मुझे। बाकी सब गलत और मैं सही। और तो और मैंने आपसे भी बदतमीज़ी की, आपकी नीयत पे शक किया। उसकी रो-रो कर थकी हुई आँखें एक बार फिर छलक पड़ी थीं, रुखसार जलने लगे थे। ऐसा ना सोच अस्पा पुत्र, एवें ही ना रोती रह। बीबू जी ने उसके आँसू पोंछे और मज़ीद कहा, बेवफ़ाओं के लिए रोया नहीं करते पगली। रसान से तसल्ली दी। अस्पा ने उनका हाथ थाम लिया और पूछा, तो किन के लिए रोते हैं? वो जो कदम-कदम पर वफ़ा करें, मोहब्बत की कदर करना जानते हों, इज़्ज़त देना जानते हों, जो अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत की इज़्ज़त करें। वो समझाने लगी थी, सुहेब तो मुझे यहाँ से भगा ले जाना चाहता था। मुझसे मुझसे ना तो मोहब्बत थी, ना मेरी मोहब्बत की कद्र और ना मेरी इज़्ज़त की परवाह। क्या सोचने लगी? बीबू जी ने उसे सोच में गुम पाया तो पूछा। वो चौंक पड़ी और थम थी। फिर बोली, कुछ नहीं। वो बुलाकर वो बौखलाकर बोली, ये नहीं बता सकी कि उस रात भागने वाली थी सुहेब के साथ। वो वक्त खौफनाक आवाज़ बनकर उसके समातों से टकराया था। वो कैसे बता सकती थी? बताना आसान कहाँ था। ये राज तो वो हमेशा के लिए सीने में दफन कर लेना चाहती थी। मगर इस राज से कोई और भी वाकिफ था और वो शनाया थी। छुपे हुए राज और उसके आश्कार होने के दरमियान इंसान मुख्तलिफ कैफियतों को सहता है। वो हमेशा एहतियात से कलाम करता है। कहीं कोई लफ्ज़, लहजा या चेहरे के तासुरात उसके राज को ज़ाहिर ना कर दें। अच्छा चल उठ, हाथ मुँह धो के कपड़े बदल। बाहर आ। आमना का हाथ बटा। ध्यान नहीं लगे। बीबू जी समझाती उठी और जाने लगी। तभी अस्मा ने पूछा, मैं उसे कभी नहीं माफ़ करूँगी। कभी नहीं। आवाज़ गुलगीर थी। ज़ब्त करना मुहाल था। उसने जो तेरे साथ किया वो ख़ता नाक़ाबिले माफ़ी है। जो सज़ा देनी हो खुद दे लेना। पर अस्पा, कुछ धचके बड़े ज़रूरी होते हैं इंसान को उसकी हद याद दिलाने के वास्ते, वरना इंसान भूल जाता है सब। जैसे मैं भूल गई थी हद। किसी को बेहद चाहा जाए तो क्या हद ये याद रहता भी ये याद रहता भी कहाँ है। पर याद रखनी चाहिए हदें, वरना ज़िल्लत मुकद्दर बन जाती है। अस्पाक के बेचैन मन ने सोचा था। बीबू जी जा चुकी थी। वो घुटने पर ठोड़ी टकराए सोच रही थी, और ये सोच नहीं, एक सितम था जो वो खुद पर कर रही थी। दिसंबर की शाम फितरी उदासी से भरी हुई थी। वो यूं ही लाउंज की सीढ़ियों पर आ गई थी। मैरून शाल कंधों के गिर्द लपेट रखी थी। दिन की उदासी से चेहरे पर परेशानी का साया फैला हुआ था। आंखें फिजा की तरह वीरान उजड़ी हुई थीं। बाकर जमान को देखे उसे अरसा हो गया था। उसने उसे शादी की रात आखिरी बार देखा था, जब वो लाल जोड़े में सीढ़ियों पर खड़ी थी और वो लाउंज में दाखिल हुआ था। उस लम्हे की छवि अभी उसकी आंखों में आंसू बनकर उमड़ी हुई थी, मगर उसकी आंखें बाकर जमान को देखना चाहती थी। उसकी दीदार की प्यास ने उसे बेचैन किया हुआ था। जब दिल में कोई बस जाए तो आंखें हर वक्त उस शख्स की मतलाशी रहती हैं। जब वो शख्स नजर ना आए तो दिल की दुनिया में जो झक्कड़ चलते हैं वो सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। अंदर कुछ भी नहीं बचता। तो फिर भी उसका ख़्याल, उसकी याद जान नहीं छोड़ती, और यादों का तो कोई वक़्त, मौसम, कोई सरहद होती ही नहीं। उसकी मज़ीद परेशानी की वजह 2 दिन पहले का वाक़या था, जब वो ज़ोई को अलविदा करने गई थी और वहाँ और भी काफ़ी ख़वातीन थीं जो उसकी रिश्तेदार थीं, और उनकी ज़ुबान पर एक ही सवाल था, "अरे शनाया, तुम कब आई? वापस ससुराल कब जाओगी? कितने दिन के लिए आई हो?" ये वो सवाल थे जिनसे शनाया कहीं दूर चले जाना चाहती थी, क्योंकि इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। वो किस-किस को बताती कि उसकी मोहब्बत धुतकार दी गई थी। वो जीत कर भी हार गई थी। हारने वालों से कहीं ज़्यादा खसारा उसने जीत कर पाया था। उसे बेइख्तियार शनाया ने सर दीवार से टका दिया। वो आज ऐसे क्यों याद आ गया था? उसकी हवासों पर छा गया था। अंदर से शोर, कहकहों की आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थीं। अब्रिश के मेके वाले आए हुए थे। खूब रौनक थी और वो सबसे बेनियाज़,
वहाँ बैठी हुई थी। शनाया, माँ ने उसे अचानक मुखातिब किया। वो कुछ चौंकी, सर उठाया और अगले ही पल संभल कर सीधी हो गई। तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? अंदर चलो, उजलत में कहा। नहीं मॉम, मैं यहीं ठीक हूँ। मेरा दिल नहीं अंदर जाने को। उसने धीरे से इनकार किया। शनाया, क्या हो गया है? अंदर सब तुम्हारा पूछ रहे हैं। आओ। वो सर पर खड़ी बिस्जित थी। शनाया कश्मकश में उलझी। ठीक है, आप चले, मैं आती हूँ। उसने हार मानते हुए कहा। एक गहरी सांस फिजा के हवाले की। वो धुआं सा होकर फिजाल में तहलील हो गई और वो माने जी के साथ उठकर अंदर बढ़ गई थी।